देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर कि प्लांट के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, फिर भी उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आप देखोगे कि दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट्स में। एक हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की और एक बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करी थी जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करी थी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, यानी सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने पढ़ा था साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, अब इसमें याद ये रखना है कि ये साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो साइक्लोसिस के थ्रू हो रहा है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपने क्या देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होगा वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स में आपने दो पढ़े हैं, एक जाइलम और एक phloem. Xylem, which is associated with transportation of water and minerals, and phloem, which is associated with transportation of food from their higher concentration to lower concentration. Clear? अब देखो, इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो टर्म आपको याद रखना है, एंड दैट इज ट्रांसलोकेशन। इसको हमने क्या कहा है, इसको कहा है ट्रांसलोकेशन। जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम इनको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है, जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, बहुत ध्यान से फिर से समझना, हम दो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और दूसरा हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट, जहां पे आप देख रहे हो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। जब भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इट्स अ डाउनहिल मूवमेंट, इट्स अ downhill movement without utilization of ATP, without utilization of ATP, and यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसीलिए इस पैसिव मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डाउनहिल मूवमेंट, और इस एक्टिव मूवमेंट को अपहिल मूवमेंट कहेंगे, अपहिल मूवमेंट कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन के लिए मैंने बोला था वहां से क्वेश्चन आएगा। कंपैरिजन के लिए क्या कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हमने बात करी थी, जब हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, तो इसमें फिर से ध्यान से सुनना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने तीन मीन्स को डिस्कस किया था। पहले हमने बात किया था सिंपल डिफ्यूजन का, फिर हमने बात करी थी फैसिलेटेड डिफ्यूजन की, हमने बात करी फैसिलेटेड डिफ्यूजन की, और फिर हमने बात किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। क्लियर? अब आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं। पहली बात क्या है, डिफ्यूजन ये भी है, डिफ्यूजन ये भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है कि इस डिफ्यूजन में भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, दोनों ही डिफ्यूजन प्रोसेस में आप देखोगे कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों में ही नहीं है, और दोनों में जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब
यहाँ डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है कि जब भी हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, जब भी हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की। और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर रिक्वायरमेंट होगा किसका? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। अब ध्यान से सुनना, यहाँ इस स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस स्पेशल जो ये प्रोटीन्स हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो बेसिकली ये जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये वर्क करते हैं कैरियर प्रोटीन्स की तरह से। और प्रेजेंट कहाँ होंगे ये भी याद रखना, ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। अब जो दो एडिशनल बातें याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, जब आप डिफ्यूजन में देखोगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं आता है, जबकि यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स आता है। कब कब सैचुरेशन आएगा? जब यहाँ पर जितने भी ये स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे, कहाँ पर? आउटर साइड में, अगर उन सब का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हम समझ जाते हैं कि सैचुरेशन लेवल अचीव हो गया है, सैचुरेशन लेवल अचीव हो गया है। क्लियर? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो प्रोसेस होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये जो प्रोसेस होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा किसका? यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा किसका? एटीपी का, एटीपी का। यहाँ यूटिलाइजेशन किसका होगा? एटीपी का। और एटीपी होने की वजह से, एटीपी के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये अपहिल ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। कैसा ट्रांसपोर्ट कहलाएगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दुविधा, आशंका, डाउट कुछ तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक वो है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है प्लांट वाटर रिलेशन से कि पहली बात क्या है कि यहाँ प्लांट वाटर रिलेशन में आप देखते हो कि वाटर की रिक्वायरमेंट, ये वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ये एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। प्लांट की जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उन सब में इस वाटर का एसेंशियल रोल है। और आप यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़ते हो दैट इज ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा। दैट इज elimination of water in the form of vapors from mainly stomatal aperture से। और ये जो ट्रांसपिरेशन है इट मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। और यहाँ जो भी वाटर सेल्स तक पहुंचता है मेनली उसमें ट्रांसपिरेशन का, उस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का एक लीडिंग रोल होगा। जब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन में किसको?
वाटर पोटेंशियल को, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाटर पोटेंशियल। सबसे पहले कि वाटर पोटेंशियल है क्या। तो जनरली हम किसी चीज का जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो उनकी इफिशियंसी या वर्किंग की बात करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल में हम क्या देखेंगे, वाटर पोटेंशियल के अंदर हम बात करते हैं एबिलिटी टू फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो करने की जो एबिलिटी है, या इसी वाटर पोटेंशियल को हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, या हम इसी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। और कल भी मैंने ये डिस्कस किया था कि यहाँ जब आप देखोगे तो हम ये मानते हैं कि जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है, जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वही सबसे ज्यादा होता है। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल आप देखोगे ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, वाटर पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको पहले हम डिनोट किससे करते हैं, वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। क्लियर, साई डब्ल्यू से। और यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल को आप देखोगे तो वाटर पोटेंशियल के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर की, तो इनका ही मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा प्योर वाटर को, जिसकी वैल्यू कितनी हम बोलते हैं, जीरो। अब जीरो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्योर वाटर की है जो कि जीरो है। अब वाटर के फ्लो की जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूले के बेस पे एक फॉर्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वाटर पोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा, साई एस और साई पी पर। ये तो सभी को पता है कि ये क्या है, वाटर पोटेंशियल which depends on which depends on which depends on solute potential, which depends upon solute potential, and ये जो साई पी है इट इज प्रेशर पोटेंशियल, इट इज प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को अगर हमें जानना है तो हमें सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमें फॉर्मूला पता चल गया कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, यानी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल कितना है। जब भी हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे इनकी वैल्यू को हम किस में रखेंगे, नेगेटिव में। और जब हम प्रेशर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करना है दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल इन डिटेल, सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल इन डिटेल। पहली बात सॉल्यूट पोटेंशियल के की खास क्या बात है
जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है। और हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव के साथ साथ, जैसे इनकी वैल्यू को देख रहे हैं तो ये क्या है, हमेशा नेगेटिव हैं। और जब सॉल्यूट पोटेंशियल को आप देखोगे तो यहाँ हम एक लाइन डिस्कस करते हैं मेनली कि more the solute molecules, more the solute molecules, more the solute molecules, जितना ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, लोअर या मोर नेगेटिव is the value of solute potential. More the solute molecules, याद रहेगा, more the solute molecules, lower is the solute potential. Lower is the solute potential, या हम इसको कह सकते हैं, नेगेटिव तो है, नेगेटिव तो है ही है, अगर ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं, अगर ज्यादा है, जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, मोर हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो वैल्यू होगी ये मोर नेगेटिव हो जाएगी, जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल को अगर हम मेजर कर रहे हैं और यहाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो इसको जनरल हम कैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्लास प्योर वाटर है, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वाटर पोटेंशियल देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू सपोज करो 0 है, क्लियर। अब हमने क्या किया कि इस प्योर वाटर के अंदर, जो पहले प्योर वाटर था, इसके अंदर हमने बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो अब इनका जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 से घट जाएगा, क्योंकि जो वाटर पोटेंशियल है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, सॉल्यूट के पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, तो जितना ज्यादा आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे, वाटर का जो पोटेंशियल है वो इतना ही कम होते जाएगा, निगेटिव होते जाएगा। वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना ही कम इसके अंदर सॉल्यूट होगा उतना ही पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? बोलो, अरे बोलो, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ, वेरी गुड। अब देखो इसमें जो दूसरा वाला पॉइंट है, साई डब्ल्यू और साई एस और साई पी का, तो हमने वाटर पोटेंशियल जान लिया, सॉल्यूट पोटेंशियल जान लिया, ये प्रेशर पोटेंशियल का क्या मतलब है, यहाँ पर इनकी क्या वैल्यू है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वाटर पोटेंशियल को बढ़ाना है, तो हम कैसे इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर वाटर पोटेंशियल को बढ़ाना है तो क्या सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? सॉल्यूट पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, ठीक। और अगर हम प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर हम प्रेशर को कंसीडर ना करें, या अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हमने कोई दूसरा प्रेशर अप्लाई नहीं किया है,
तो उस टाइम वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पोटेंशियल पे। अब जैसे आप देखते हो कि कल भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे पिचकारी है या जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एडिशनल प्रेशर अप्लाई करते हैं। एडिशनल प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनका जो दूर जाने का वे है या जो आप देखते हो जहां पर उनको पहुंचना है वो उस वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जनरली हम प्रेशर को इंक्लूड करते हैं। इनका भी रोल है, जो आप देखते हो इनको भी इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस प्रेशर पोटेंशियल को देखते हो तो याद ये रखना है प्रेशर पोटेंशियल के लिए लाइन की प्रेशर पोटेंशियल को हम यूजुअली क्या कहते हैं कि इनकी वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव ही होगी। प्रेशर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इसका रोल वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होगा ही होगा, और इसको डिनोट कर रहे हैं साई पी से। ये बात आप सभी को पहले पता ही है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप ये याद रखोगे कि जो वाटर का मूवमेंट है वो होगा कैसे। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर occurs from their their from their higher concentration to their lower concentration through फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। पहले इतना समझो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, जब भी हम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, जब भी हम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर का पोटेंशियल होगा, जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हाई। और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर के लिए जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम। तो जब भी हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल से वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? लोअर वाटर पोटेंशियल पे। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कल भी मैंने आपको बताया था कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से मतलब क्या है कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और जितना ज्यादा सॉल्यूट कम होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट कम होगा, वाटर के फ्लो करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर ज्यादा होगा। और आप देखोगे कि जैसे ही उसके अंदर सॉल्यूट ऐड होगा, वो वाटर का पोटेंशियल कम होते जाएगा। यहां तक पूरा समझ में आया प्लांट वाटर रिलेशन क्या है एग्जैक्टली। अब देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि यहाँ पर
जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम मेम्ब्रेन्स की बात जरूर करेंगे। और ऑस्मोसिस जो हम नेक्स्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखोगे हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो वैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बात तो याद क्या रखना है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये परमिट करती है मूवमेंट के, किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, अगर आप देखोगे तो इसमें एग मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, कोलिडियन मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड का मेम्ब्रेन है जो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होगा। अब इसी मेम्ब्रेन को आप देखोगे तो मैंने बोला कि 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन्स होंगे। पहला आप जो डिस्कस करते हो वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है। दूसरा, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है लेकिन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट का है, तो इनको हम डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा टाइप का जो मेम्ब्रेन है वो है सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और तीसरा जब आप देखोगे तो एक ऐसी भी मेम्ब्रेन है जो पूरी तरह से इम्पर्मिएबल होगी। वो कौन से मेम्ब्रेन है जो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाएंगे, इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। जैसे सेल वॉल अगर बहुत पुराने प्लांट का आप देखोगे तो उनमें क्या हो जाता है, क्यूटिनाइज्ड या उसमें सुबेराइज्ड सेल वॉल। जो भी इम्पर्मिएबल किसको कहेंगे, जो भी सुबेराइज्ड सेल वॉल होगा, सुबेराइज्ड सेल वॉल होगा, या फिर हम कहेंगे क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड जो क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल होगा इनको इम्पर्मिएबल कहेंगे। और दूसरा जो आप देखोगे सेल वॉल को जो कि परमिएबल होते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर आप बात करोगे किसकी, सेल वॉल की, जो कि परमिएबल है। अब यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप देखोगे वाटर पोटेंशियल को तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो वाटर का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्मली आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है कि कैसे जो वाटर पोटेंशियल पे क्वेश्चन आएगा और क्या है इसका। एक एग्जाम्पल आप करोगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फिर से ध्यान से सुन लो। यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास सेल ए है, ठीक, ये हमारे पास एक सेल बी है और ये हमारे पास एक सेल सी है। यहाँ पर जो वैल्यू भी गिवन है सॉल्यूट पोटेंशियल की, ये -12, और प्रेशर पोटेंशियल ये हो गया 9। यहाँ वाटर पोटेंशियल डायरेक्ट दे रखा है -12, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर की भी बात करी है। ऑस्मोटिक प्रेशर 12 और टर्गर प्रेशर भी दिया है यहाँ पर 7। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के रेफरेंस में याद रखना होगा वाटर पोटेंशियल को। देखो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो फटाफट आप पहले समझ लो।
कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल की, तो एक जो फॉर्मूला आएगा कि वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पोटेंशियल यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल और साई पी प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर हम इसको डीपीडी के रेफरेंस में देखें तो वाटर पोटेंशियल और डीपीडी, वाटर पोटेंशियल ये डीपीडी सेम होगा, बस जो वाटर पोटेंशियल है इसके रेफरेंस में डीपीडी की वैल्यू निगेटिव में होगी, डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी। तो अगर किसी का वाटर पोटेंशियल दे रखा है तो उसके निगेटिव वैल्यू आप उसका डीपीडी मानोगे, क्लियर है। और डीपीडी की वैल्यू आप देखते क्या हो, डीपीडी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, क्लियर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो अब यहाँ पर जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर है, इससे क्या समझते हैं, पहले आप छोटा सा यहाँ पे देख लो कि डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है, सक्शन करने की जो एबिलिटी है, इसी को सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं डीपीडी को, उसकी वैल्यू ओपी माइनस टीपी होगी। अब ओपी को हम क्या कहते हैं, ओपी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी स्टैंड्स फॉर टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ठीक। अब देखो जैसे ये कोई सेल है, ठीक, तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि दो, जो ये टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये क्या है, जब भी हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जब भी हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर रिक्वायर्ड है जो डेवलप होने से, जो डेवलप होने से क्या होगा कि उतना रिक्वायर्ड प्रेशर जो और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना होने दे, इसीलिए इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, जो एक क्लोज सिस्टम का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक अलग की चीज है, जैसे अभी आप सोचोगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक अलग चीज है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में आप देखते हो कि जो वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव वैल्यू होगी, और